So basically today we will discuss about a scenario that is a database scenario, and we will implement that scenario in our DBMS software, that is Microsoft Access. The first of all, I will discuss the scenario that will be implemented in MS Access. A scenario simply is a student and subject. For example, some of the students select one subject at a time, and some students may select more than one subject at a time. So you can say that there are two different objects here. One is student and second is subject. ये दो मेरे objects हैं. One first object is student and second object is subject. And first of all, we have to clarify that कि मुझे इसमें से कौन से डेटा लेना है, इसका स्टूडेंट के किस एट्रीब्यूट का डेटा लेना है. मुझे उसकी एट्रीब्यूट की लिस्ट बनानी है. Attributes are suppose ID, name, address, phone, date of birth. सपोज कि ये मेरे आईडीज़ हैं, जो ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने स्टूडेंट्स के स्टोर करने हैं. और भी लिख सकते हैं. देयर इज़ नो restriction कि आप कितने एट्रीब्यूट्स लेना चाहते हैं. यू मे टेक more than 100 attributes, depending on the requirements or need. In the same way, the attributes those are required for subject is subject ID, subject name. मैं थोड़ा name, subject name, and sometimes you can see credit hours. So these are the attributes those are required to save a store for subject. ओके, अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि एक सब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट है. अब मुझे ये इसमें ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक स्टूडेंट है, उसको 4 कोर्सेज पढ़ने हैं या 5 पढ़ने हैं या 10 पढ़ने हैं या 2 पढ़ने हैं, ऐसा पॉसिबल है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. So that means you need a separate table which is required to store this list. Okay, which student select which number of subjects. So the Yes, sir. name of this subject table will becomes as like student, subject, and here you can see ID of student and subject ID of student. So whenever सर यानी हमने एक स्टूडेंट की बना ली जिसमें सारा स्टूडेंट का डेटाबेस होगा, एक सब्जेक्ट्स की बना ली जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट होंगी, फिर उन दोनों को हमने एक में मर्ज करने के लिए स्टूडेंट सब्जेक्ट की इकट्ठी एक कर ली. सही ना? एक सब्जेक्ट स्टूडेंट है 1 नंबर, वो 4 कोर्सेज लेगा, तो हम लिख देंगे कि 1 ने कोर्स नंबर 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया, 4 लिया. दूसरा स्टूडेंट आता है 2 नंबर, वो कहता है जी मैंने 3 कोर्सेज लेने हैं, 1 2 3 ओनली. तीसरा स्टूडेंट आता है 3 नंबर, वो कहता है जी मैंने 2 कोर्सेज लेने हैं, 2 and 4. तो ये भी तो डेटा है ना. यू हैव टू रिकॉर्ड दिस डेटा आल्सो, देन यू कैन फाइंड के किस स्टूडेंट के कौन से सब्जेक्ट्स हैं या कौन से कोर्सेज हैं जो पढ़ रहा है. So that's why we need a separate table, separate entity that is required to store this list of the linkage between student and subject. सब्जेक्ट और स्टूडेंट के दरमियान जो एक लिंक बना हुआ है, उस लिंक को भी रिकॉर्ड करना है. बिकॉज के फर्स्ट टेबल स्टूडेंट इज जस्ट रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा अबाउट स्टूडेंट्स ओनली, यानी उसमें सब स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है. और जो सब्जेक्ट का टेबल है, सब्जेक्ट का जो एंटिटी है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट का डेटा पड़ा हुआ है. तो कोई स्टूडेंट आते हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, कोई आते हैं 1 सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं. ठीक है.
So there is no restriction on the selection of the subject. In the same way कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास आप एक लाइब्रेरियन है, सपोज करो आपके पास एक स्टूडेंट आता है कि मुझे एक बुक चाहिए, तो आप उसका अपने रजिस्टर पे लिखेंगे ना कि स्टूडेंट नंबर 1 आया मेरे पास और उसने बुक नंबर 2 ली है। तो स्टूडेंट मल्टीपल बुक्स भी लेके चले जाते हैं, तो वो फिर उस स्टूडेंट के सामने लिखेगा कि ये एक स्टूडेंट है, इसने 2 बुक्स ली हैं, 3 ली हैं, उनके नंबर क्या थे। इसी तरह से कोई और स्टूडेंट आएगा तो वो एक बुक लेके जा सकता है, कोई आएगा 2 बुक्स लेके जा सकता है, तो उसको एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए कैटलॉग अपनी जगह पड़ा हुआ है जिसमें बुक्स की लिस्ट पड़ी है सारी, और वो कैटलॉग अपनी जगह सेपरेट है। स्टूडेंट के जो कार्ड्स हैं, ये स्टूडेंट के जो नेम्स हैं वो सेपरेट पड़े हुए हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये मेंबर्स हैं लाइब्रेरी के। तो जब आप कोई बुक लेके जा रहे हैं उस वक्त वो आपका लाइब्रेरियन आपके डेटा को दोबारा से फिर नोट कर रहा है। तो इसका like that person needs a separate table to store that data. So that's why we need here a third table. तो ये थर्ड टेबल की हम जरूरत क्यों पेश आई है, उसकी रीजन ये है। मैं इसको बड़ा जेनेरिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे तो टेक्निकल वर्ड में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि एज ए MIS स्टूडेंट, अगर आप एज ए DBMS स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे फिर कंसेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन मैं एज ए MIS स्टूडेंट के तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एज ए MIS स्टूडेंट यू जस्ट लर्न दिस कंसेप्ट कि जब एक लाइब्रेरियन को मेंबर की लिस्ट बनानी है तो वो उसके पास मेंबर की लिस्ट सेपरेट पड़ी हुई है, यानी स्टूडेंट की लिस्ट सेपरेट पड़ी है, जबकि उसके पास जो बुक्स हैं उसकी लिस्ट उसके पास सेपरेट पड़ी हुई है। दोनों लिस्ट का आपस में डायरेक्ट कोई एसोसिएशन नहीं है। बट as any member want to get any book from the library, there may be 1 book or 2 book or 3 book, हो सकता है कुछ स्टूडेंट बुक्स लेके नहीं जाते, ऐसे भी होता है ना। तो वो मेंबर तो होते हैं लेकिन उन्होंने कोई बुक नहीं ली। तो इसका अगर जो आपका जो रजिस्टर्ड है लाइब्रेरी के पास पड़ा है, एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका वो आप कह सकते हैं बुक बारो रजिस्टर कह सकते हो, चलो सपोज उसमें सिर्फ उन लोगों के नेम होंगे, उन मेंबर्स के नेम होंगे जिन्होंने बुक्स बारो की हुई हैं, ठीक है। तो उसमें अगर फर्स्ट करें एक स्टूडेंट का ID 2 है तो उसने 2 बुक्स बारो की हुई हैं, तो उसके 2 के आगे उन बुक्स के नंबर लिखे होंगे। इस तरह एक स्टूडेंट नंबर 5 है, उसने एक बुक बारो की हुई है तो उसके सामने एक बुक का नंबर लिखा होगा। तो जब वो बुक्स वापस करके जाएंगे तो उस मेंबर को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, मेंबर जो है लाइब्रेरी को हमेशा रहेंगे वहीं पे, क्योंकि सिर्फ वो तो बुक वापस करके गया ना आपको। तो वो सिर्फ उस रजिस्टर में से जिसमें बुक जो आपका बुक बारो रजिस्टर है उसमें से उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे कि ये बुक वापस आ गई है, तो वो कट कर देते हैं उसको। लेकिन अगर कभी हम उनसे पूछें कि व्हाट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यू हैव, तो उसकी लिस्ट एक सेपरेट पड़ी है, तो मीन के उस लिस्ट का किसी तरीके से आपके बारो करने से लिंक नहीं है। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो एक स्टूडेंट जैसे कोर्स सेलेक्ट कर रहा है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे एक बुक बारो कर रहा है, तो उसने कौन सी बुक लेनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट चूज नहीं करते किसी वक्त, वो कहते हैं जी मैंने इस दफ़ा सेमेस्टर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस सेमेस्टर में मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब है स्टूडेंट तो है, सब्जेक्ट्स भी हैं, बट दैट पर्सन नॉट सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट इन दैट सेमेस्टर। तो इसका कि यहाँ पे इस थर्ड टेबल के अंदर डेटा सिर्फ उस वक्त आएगा जब कोई ना कोई सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करेगा स्टूडेंट उस वक्त हो, ठीक है। तो ये हमारा एक सिनेरियो छोटा सा जो कि हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बाय यूजिंग एक्सेस। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? यस सर। एंड स्टूडेंट सब्जेक्ट। जी सर, आगे। चल अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अगर ऑफिस इंस्टॉल है तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है आपका एक्सेस 2013, जो भी आपके पास वर्जन 16 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रही है वो है कि आपने एक ब्लैंक डेटाबेस बनाना है। अभी यू डोंट हैव एनी डेटाबेस, डोंट हैव एनी टेबल, सो हम एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं।
तो हम इस वजह से ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट यू नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द डेटाबेस, कि आप इस डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन सिंपल। फॉर एग्जांपल दिस स्टूडेंट एप्लीकेशन, ये जो हम बना रहे हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज। तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं उसको, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम कह सकते हैं आप इसको। तो यू कैन असाइन एनी नेम है। तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट बाय डेटाबेस 2 लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पे यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अभी ये सिस्टम कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं वो हमारा नेक्स्ट आगे चैप्टर आएगा, जिसमें हम शुरू से रन करेंगे कि हमको सिस्टम की जो कैपेसिटी है या सिस्टम का जो स्कोप है वो कैसे डिफाइन करना है, यानी कितने एट्रीब्यूट्स होने चाहिए यहाँ पे, या कितने यहाँ टेबल होने चाहिए, किन किन ऑब्जेक्ट्स का डेटा हमें सेव करना है। ठीक है, तो वो हम जब उस चैप्टर पे जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी बस इस छोटे से सिनेरियो को ही लेके आप समझ लीजिए कि देखिए दिस वन इज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, क्लिक क्रिएट बटन, इसको क्रिएट करें। नो यू हैव अ ब्लैंक डेटाबेस, यानी आपके पास एक ब्लैंक डेटाबेस आ गई। जी सलमान। सर ये जो आप बता रहे हैं सर, ये तो एक प्रैक्टिकल उसमें आ जाएगा, तो ये हम लोग जो है एग्जाम में या क्विज वगैरह में किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इसकी फॉर्मेशन हमें किस तरह मिलेगी और हम लोगों ने किस तरह आपको एक्सप्लेन करना होगा या बताना होगा उस सिचुएशन में। देखिए वो तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये मेरे प्रैक्टिकल क्लास है, इसमें हम इसको प्रैक्टिकली छोटे से सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उसमें एग्जाम में कैसे इसको क्वेश्चन आ सकता है या इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, वो फिर हम एग्जाम के बाद डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा एज ए होम असाइनमेंट तो आप कर सकते हैं, अगर मैं आपको असाइनमेंट दे दूँ कोई ऐसे सिनेरियो को निकल तो वो तो आप बना सकते हैं ना इसको। सही हो गया सर, समझ आ। ओके, तो ये हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में दो सेक्शन नज़र आ रहे हैं, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और दूसरा एक आपका वर्किंग एरिया जहाँ पे हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जब आप ब्लैंक डेटाबेस को ओपन करते हैं तो आपके सामने टेबल 1 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, जो टेबल 1 ही इस वक्त आपके सामने खुला हुआ है इन डिज़ाइन मोड। अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट फेज है, यानी आप क्रिएट के टैब पे क्लिक करेंगे। यानी अगर फर्ज करें कि आप का ये टेबल की ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, आप सपोज कर लें, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट टेबल आपके सामने ओपन होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट, here you can click क्रिएट टेबल, इसको क्लिक करेंगे आप, यानी क्रिएट के टैब में टेबल के बटन को क्लिक करेंगे तो देखें टेबल 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन ऐड टेबल्स। So whenever you want to add a new table in database, so this command can be used to add or insert a table in the database। फिर देखें कैसे करेंगे, क्रिएट के टैब को क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द टेबल बटन, तो टेबल आपका क्रिएट हो गया। तो ये टेबल्स की लिस्ट में आपके टेबल्स आते जा रहे हैं। अभी हम ये जो टेबल बने ये ब्लैंक है सारे, अभी इसमें कुछ किया नहीं, हमने इसको डिफाइन नहीं किया, दीज आर अनडिफाइंड टेबल्स। तो हम इसको डिफाइन कैसे करना करेंगे, तो हमारे सामने यही सिनेरियो होगा, इसलिए हमारा सिनेरियो डिस्कस किया है कि हमें एक स्टूडेंट का टेबल बनाना है, एक सब्जेक्ट का टेबल बनाना है, एक सब्जेक्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट का टेबल बनाना है, टू मेक एन एसोसिएशन अमंग देम। ओके, तो आप क्या करेंगे, हम टेबल 1 पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फील्ड का नाम क्या है, कौन कौन से हमने एट्रीब्यूट्स यूज़ किए यहाँ पे, आईडी, नेम, एड्रेस, फोन एंड डेट ऑफ बर्थ।
तो टेबल पे हम राइट क्लिक करेंगे, टेबल 1 पे, और यहाँ से हम करेंगे डिज़ाइन व्यू। ठीक है, हम अभी टेबल डिफाइन नहीं किया हमने। टेबल हमने क्रिएट जरूर कर दिया है, लेकिन दो टेबल्स आर अनडिफाइंड टेबल्स, तो हम इनको डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए क्या करना है, आपने टेबल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू को क्लिक करना है। नाउ यू हैव टू टेल द टेबल एक्चुअल नेम। ठीक है, हमारा टेबल जो बना रहे हैं उसका नेम क्या है, स्टूडेंट। तो ये मेरा टेबल डिज़ाइन मोड में ओपन हो गया, उसका नाम मैंने स्टूडेंट लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें टेबल 1 को उसने स्टूडेंट से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे फील्ड बतानी, इसमें जो कॉलम्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम ले रहे हैं, वो हमारे कॉलम्स हैं या फील्ड्स हैं। अब इन कॉलम्स या इन फील्ड्स के बारे में हमने वन बाय वन बताना है कि ये कॉलम्स के नाम क्या हैं, इनके डेटा टाइप्स के। जैसे कि पहला हमारा है आईडी। आईडी के आगे देखिए डेटा टाइप लिखा हुआ है, दैट इज ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मीन कि इसका जो नंबर है आपको इनपुट करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे आप, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा एज पर दी लास्ट रिकॉर्ड। यानी अगर लास्ट रिकॉर्ड में ये नंबर 5 है, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में ये नंबर 6 को भी हो जाएगा। तो इसको आपको मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो आईडीज होते हैं उनको हम ऑटो नंबर कर देते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपके जो आईडीज हैं ऑटो नंबर नहीं हो सकते, वहाँ पे आपको मैनुअली भी लेना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो आपका यूएमटी में स्टूडेंट आईडी है, वो एक कॉम्प्लेक्स करैक्टर है जिसमें कुछ कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, कुछ उसमें अल्फ़ा करैक्टर्स भी आ रहे हैं, कुछ उसमें डिजिट्स नंबर भी हैं, उनमें कुछ डिजिट्स किसी सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ किसी ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो सकता। तो जब आप एक स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, तो उसका आईडी उसी कोर्स के अकॉर्डिंगली होता है। यानी अगर एक स्टूडेंट आता है वो बीबीए में एडमिशन लेता है, तो अगर आपने इस पास बीबीए का कोड लिखा हुआ 1, तो उसके आईडी में 1 आएगा कहीं ना कहीं। और अगर आप वो स्टूडेंट कहता है कि नहीं मैंने तो सपोज करें एमबीए में जाना है, तो एमबीए का कोड कुछ और होगा, तो वो सपोज उसका कोड नंबर 2 है। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट आता है कहता है मैं बीबीएएस में जाना चाह रहा हूँ, तो उसका कोड सेपरेट होगा। तो ये अब आपको, तो इसका मतलब है कि कोई स्टूडेंट आता है आपके पास, वो डिसाइड करेगा कि मुझे किस कोर्स में जाना है, तो एज पर दैट पर्सन डिसीजन आप उसका आईडी डिफाइन करेंगे। तो फिर इसको तो ऑटो नंबर पे नहीं रख सकते हम। ठीक है, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ये ज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो आईडीज हैं वो सिक्वेंशियल हैं। जो स्टूडेंट 1 होगा वो उसका नंबर 1 होगा, फिर नेक्स्ट का 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ताकि ज़रा आसान हो जाए मेरे लिए। तो इसको ऑटो नंबर रहने देते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट नेम। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं नेम। अच्छा, नेम जो है नॉर्मली कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, वैसे तो नेम लिखा जा सकता है। तो इस वजह से फिर हम इस किस्म के जो वर्ड जिसके एरर आ जाता है, जो रिजर्व वर्ड होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बजाय नेम लिखने के स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ। उसने नेम एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा नेक्स्ट टाइम किसी जगह जब भी आप कोई क्यूरी बनाएंगे, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए जब भी कोई किसी फील्ड पे इस किस्म का एरर आए, तो यू हैव टू चेंज द नेम, उस नेम को चेंज करना। क्योंकि जनरल वर्ड में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आईडी लिख दिया, नेम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो उसको पता चलता है कि कुछ लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी अगर आप यही ऑरेकल यूज़ करते हैं, वहाँ पे और रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसे हम यूज़ करें, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस और हैं। ठीक है, तो हर एक टूल की, हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो यू हैव टू फॉलो दोज रिस्ट्रिक्शंस। जी सर एक्सक्यूज मी, सर आप एक्सेल शीट पे ये कर रहे हैं? दिस इज नॉट एक्सेल शीट, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट। सर आपकी आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्सेल शीट नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से अलग आपको एक्सेल शीट की तरह रहा है जी यस लेकिन सर। ये एक्सेस है। ओके सर।
इस एक्सेस में हम टेबल को डिफाइन करने जा रहे हैं। एक टेबल हमने लिखा है स्टूडेंट के नाम से, तो स्टूडेंट के नाम का जो टेबल है उसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन से नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो उसमें हमने देखा कि आईडी का कॉलम है, एक स्टूडेंट नेम का कॉलम है, और स्टूडेंट नेम का उसने देखिए डिफॉल्ट खुद ही कर दिया शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि नेम इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए उसने नेम मैक्सिमम एक लाइन का हो सकता है, टू वर्ड्स का या 3 वर्ड्स का नेम होता है। तो इसके लिए कोई लंबी टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करें और यू कैन सी लिस्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स, यानी आप इनमें से कोई ना कोई डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेट स्टूडेंट नेम टेक्स्ट तो है, लेकिन अब आपकी मर्जी है कि आप उसको लॉन्ग टेक्स्ट में लेना चाहते हैं या शॉर्ट टेक्स्ट में लेना चाहते हैं। तो हमें अपनी डेटा के साइज़ के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप सेलेक्ट करनी होती है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोर्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कोर्स, व्हाट आर द प्रीरेक्स ऑफ द कोर्स, व्हाट आर द अदर डिटेल्स ऑफ द कोर्स, तो ये तो काफ़ी लंबा टेक्स्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए फिर हम लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो ये आप खुद से भी गेस कर सकते हैं कि विच टाइप विल बी सूटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ कॉलम। तो इसको शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे हम। नेक्स्ट है एड्रेस। तो ये भी कोई बहुत लेंथी नहीं है, एड्रेस की 1-2 लाइन होता है। शॉर्ट टेक्स्ट जो होता है वो तकरीबन आप यहाँ देख सकते हैं कि फील्ड साइज यहाँ रखा हुआ है 255 करेक्टर, यानी कि मैक्सिमम जो इसमें करेक्टर्स आ सकते हैं वो 255 करेक्टर आ सकते हैं। जब भी आप किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज नीचे आ रही हैं ये सारी, ये इज दिस वन इज द साइज ऑफ द फील्ड। तो दिस 255 मीन दिस दिस इज द नंबर ऑफ करेक्टर्स दोज आर अलाउड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा। एंड जब भी मैं नेम लिखूंगा या एड्रेस लिखूंगा तो मेरे जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं 255 से अबव नहीं होने चाहिए। तो अगर आप इससे बड़ा कुछ लिख रहे होंगे तो फिर आप इसको लॉन्ग टेक्स्ट में ले लें। अच्छा, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की को डिफाइन करूंगा जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी चीज़ें अभी जिसकी जरूरत नहीं अभी है उसको मैं नहीं भी डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, एड्रेस के बाद हमें लिखना है फ़ोन नंबर। फ़ोन, अब फ़ोन कहने को तो न्यूमेरिक डेटा है, लेकिन अगेन फ़ोन जो है वो कैरेक्टर डेटा ही होता है, तो वो भी शॉर्ट टेक्स्ट के तौर पे लिखेंगे उसको। उसकी रीज़न क्या है, समटाइम फ़ोन में सिंबल यूज़ होती हैं, डैश का यूज़ होता है, ठीक है, पैरेंथेसिस का भी यूज़ होता है, समटाइम स्पेसिस का भी यूज़ होता है। तो ये स्पेसिस, पैरेंथेसिस या डैशेस वगैरह ये तो नंबर नहीं ना है। नंबर सिर्फ नंबरिक डेटा वो होता है जिसमें सिर्फ नंबर होता है, यानी अगर उसमें कोई और करेक्टर यूज़ ना हो रहे हों, जैसे अमाउंट है, प्राइस है, तो प्राइस में सिर्फ नंबर ही होते हैं, तो उसके लिए फिर हम नंबरिक डेटा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फील्ड क्या लिखी यहाँ पे, फ़ोन लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ इज नॉट अ शॉर्ट टेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ इज अ टाइप दैट इज कॉल्ड डेट। तो इसकी टाइप डेट ही है। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि जब भी आप डेट लिखेंगे उसमें मंथ होगा, ईयर होगा और डे होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये खुद ही उसका फॉर्मेट सेट कर देगा। तो ये देखें सर जैसे मैं फोन की जी डेटा टाइप नंबर नहीं होगा? हाँ, नंबर मैंने कहा है कि नहीं, इसलिए नहीं होगा कि फ़ोन नंबर जो होते हैं वो न्यूमेरिक नहीं होते। न्यूमेरिक डेटा वो होता है जिसके ऊपर आपने कोई प्लस माइनस करना हो, यानी अगर मैंने किसी चीज़ को प्लस करना है, माइनस करना है, तो वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है। फ़ोन नंबर को तो किसी ने प्लस माइनस नहीं करना ना। ओके। और फ़ोन नंबर में जो करेक्टर्स आ रहे हैं उसमें स्पेस भी आता है, फ़ोन नंबर में डैशेस भी का यूज़ होता है समटाइम, फ़ोन नंबर में सम प्लस का साइन भी आता है, फ़ोन नंबर में पैरेंथेसिस का साइन भी आता है। तो ये सारे साइन तो नंबर नहीं है ना, तो ये सारे साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ़ोन जो है वो न्यूमेरिक नहीं है बल्कि करेक्टर है, ये टेक्स्ट है। ठीक है, बात करें। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अच्छा चलिए, एक मैं फील्ड और लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक और डाल देते हैं के
एज, ठीक है, एज भी डाल देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो हम यहाँ लिखते हैं एज। अब एज इज अ नंबर, तो यहाँ पे नंबर चूज करेंगे। एज तो न्यूमेरिक होती है ना, उसको आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। किसी का एज मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी द एज आफ्टर 5 ईयर, तो उसका हमें 5 ऐड करना पड़ेगा ना, तो एज के अंदर हमें प्लस माइनस करना होता है। सर जेंडर भी तो कर सकते हैं। जेंडर भी कर सकते हैं, वो तो मैंने क्या करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तो डेटा टाइप, ये तो डिपेंड करता है कि मेरी कितनी रिक्वायरमेंट है, मुझे कितना डेटा चाहिए। तो आप इसमें हज़ारों फील्ड बना सकते हैं, हज़ारों करेक्टर ये कॉलम्स बन सकते हैं, बट मेन पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू क्रिएट दोज कॉलम्स विच यू नीड, द डेटा यू नीड वही बनाना आपने। तो अगर मुझे सपोज करें जेंडर के बारे में कोई कंसर्न नहीं है, जेंडर मेल है फीमेल है, मुझे क्या कंसर्न है इससे, स्टूडेंट है मेरा, बस ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसमें जेंडर का बताना जरूरी नहीं है सपोज, तो फिर जेंडर लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि मुझे स्पेसिफाई करना लाजमी है कि ये जेंडर क्या है, स्टूडेंट का पता होना चाहिए फीमेल है या मेल है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको कुछ फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ, यानी उनको कोई कन्वेंस की फैसिलिटी देना चाह रहे हैं या कोई और उनको ऐसे करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जेंडर लिखवा सकते हैं लाजमी। सपोज चलें अभी लिव इट, ठीक है, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, मैं क्योंकि एक छोटे से सिनेरियो को भी इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत बड़े सिनेरियो को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ताकि आप छोटे करेंगे तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम एक बहुत बड़े सिनेरियो को डिस्कस करें जो इम्प्लीमेंट भी ना हो सके बाद में, तो हम एक छोटी सी एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं ताकि उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब आप इसको सेव कर दें, तो सेव करने का वही मेथड है, कंट्रोल एस प्रेस कर दें तो ये सेव हो जाता है। उसके बाद चाहें तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ये जो क्रॉस लगा है ये आप देखो टेबल क्लोज हो गया। तो ये आपकी ऊपर चॉइस, आप चाहे ना भी बंद करें तो आप सेकंड टेबल पे ऐसे ही आ जाए, वो कोई मसला कोई नहीं है। आज मुझे बनाना है अब सेकंड टेबल इज अबाउट सब्जेक्ट। सेकंड टेबल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन न्यू, नाम क्या इसका है, सब्जेक्ट। कौन सा से कॉलम्स यहाँ डिफाइन है, आईडी है, सब्जेक्ट आईडी है, सब्जेक्ट नेम है, क्रेडिट आवर्स है। तो आईडी इज अगेन न्यूमेरिक और ऑटो नंबर होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट के कोड्स हैं, जैसे इंग्लिश का कोड है E1112, ठीक है, मैथमेटिक्स का कोड है M110, तो फिर तो ये जो आईडीज़ हैं ये ऑटो नंबर नहीं हो सकते। तो ये आपको खुद भी समझना चाहिए कि जो चीज़ मैं इसमें लिखना चाह रहा हूँ, क्या वो जो डेटा है वो इस डेटा टाइप पे कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर वो कंफर्म नहीं हो रहा तो फिर आपको चेंज करना है इसको। तो मैंने कहा कि मैंने सिंपलिसिटी के लिए किया है कि नंबर्स को भी सिक्वेंशियल कर लिया है, सेम कर लिया, सिंपल कर लिया, ताकि हम इस एक्सरसाइज को आगे लेकर चल सकें। तो ID is again auto number, then is subject name. Definitely subject name must be short text. Credit hours. अच्छा, ये इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जब भी अपने स्पेस देना है तो अपने स्पेस नहीं डालना, यहाँ पे आपने स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर डालना है, ठीक है। तो स्पेस क्योंकि जो हम बनाते हैं, जब भी कोई फील्ड्स बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, दोज आर जस्ट लाइक वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के नेम डिफाइन करने के कुछ अपने रूल्स होते हैं। तो उसमें एक रूल ये भी है कि हम जब भी किसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे या किसी कॉलम नेम को डिफाइन करेंगे तो उसके नेम में कभी स्पेस नहीं आएगा। तो स्पेस को हम फिर अंडरस्कोर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्रेडिट आवर्स जो है वो एक न्यूमेरिक डाटा ही है ना, आपको पता है क्रेडिट लिखा होता है 3.4 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, तो वो तो नंबर है सिंपल, तो अब इसको नंबर कर दें।
अच्छा, न्यूमेरिक डेटा टाइप की फील्ड साइज भी गिवन होती है यहाँ पे। इसकी आगे फर्दर इनकी नंबर टाइप की फर्दर कई टाइप्स हैं। तो फील्ड साइज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ आप देखें बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, सिंगल है, डबल है, डेसिमल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नंबर बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। अगर आपका नंबर जो है वो सिर्फ 1 डिजिट का है तो बाइट लेंगे। अगर आपका नंबर जो है वो सिंपल डिजिट्स में है 1 2 3 4 आगे चलता जा रहा है तो इंटीजर लेंगे। और अगर आपके इंटीजर बहुत थाउजेंड से भी बढ़ गए हैं, हज़ारों बढ़ गए हैं, ठीक है, तो फिर लॉन्ग इंटीजर लेंगे। मैं कहूँ कि अगर आपके पास जो इंटीजर है वो तकरीबन लगा लें कि 10 लाख से ऊपर चला गया है तो फिर आप सिंपल इंटीजर यूज़ नहीं करेंगे, लॉन्ग इंटीजर यूज़ करेंगे। और अगर सर अगर टीचर भी हमारे पास हो तो हम लॉन्ग इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, असल में देखें द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज अ मेन थिंग। इफ यू सेलेक्ट लॉन्ग इंटीजर हेयर, जबकि मैंने क्रेडिट आवर्स, आपके क्रेडिट आवर की वैल्यूज क्या हो सकती है बताएं मुझे, किसी सब्जेक्ट की क्रेडिट सिंगल इंटीजर। किसी क्रेडिट 3 होंगे, 4 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। इसका लिए तो एक करेक्टर का डिजिट है सिंपल, चले किसी का 6 होंगे, किसी का 10 होंगे, लेकिन बहरहाल जो भी होगा सिंपल इंटीजर है। तो आप इसको लॉन्ग इंटीजर की बजाय सिंपल इंटीजर रख लें तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर आपने प्राइस के बारे में लिखना हो तो प्राइस के अंदर तो डेसिमल पॉइंट भी आ जाता है ना, यानी प्राइस हो सकती है 7.25, तो फिर वो इंटीजर नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल या डेसिमल। तो ये सिंगल, ये यूज़ करें, सिंगल इज़ शॉर्ट, डबल इज़ उसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, डेसिमल का भी साइज़ बड़ा ही है इसका भी। तो अभी हम इसके लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा डेटा नहीं है इसमें, तो इंटीजर ले लेंगे इसके लिए। जी दाऊद अहमद बताएं। जी कोई क्वेश्चन आपका है बताएं मुझे। ओके, तो ये हमने बना लिया टेबल नंबर 2 दैट इज सब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर दें। तो सेव हमने नहीं किया तो पूछा सेव करना है, यस कर दें। तो मेरे 2 टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अब हम थर्ड टेबल सर ये बनाते हैं। क्लोजिंग का जरा दोबारा बताइएगा, क्लोजिंग का, किसका? क्लोज करने का। क्लोज करने का। देखिए जो वो भी टेबल हमने खुला है, ओपन हुआ है ना ये वाला, इसका देखिए क्रॉस, ये क्लोज बटन है इसका, क्लोज टेबल। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस विंडो को क्लोज कर देगा। ये देखिए, क्योंकि वो टेबल अनडिफाइंड था, क्योंकि मैंने कहा बाय डिफॉल्ट टेबल अनडिफाइंड बनते हैं। तो जब अनडिफाइंड टेबल होता है तो वो बेसिकली टेबल होता ही नहीं है। तो जैसे मैंने इसे क्लोज किया तो वो लिस्ट में से भी निकल गया। तो हम फिर दोबारा से करेंगे क्रिएट अ टेबल। तो ये एक अनडिफाइंड टेबल बना ली। तो इसको डिफाइन टेबल कैसे करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू में जाना है। अब इसका नेम दे देंगे। तो नेम मैंने रखा था स्टूडेंट सब्जेक्ट। और इसमें एक मैंने फील्ड रखी थी आईडी के नाम से, और एक रखी थी मैंने इसमें स्टूडेंट आईडी के नाम, सॉरी सब्जेक्ट आईडी के नाम से। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा सा मसला है, ये आईडी ऑटो नंबर नहीं हो सकता। ये नंबर कहाँ से आना है, ये नंबर आना है स्टूडेंट के टेबल से, और सब्जेक्ट आईडी कहाँ से आना है, सब्जेक्ट के टेबल से। तो इसलिए दोनों जो डेटा टाइप होगी दोनों की वो सिंपल नंबर होगी, यानी इसका मतलब ऑटो नंबर नहीं होगी बल्कि सिंपल नंबर होगी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि ये जो टेबल है इसका अपना डेटा कोई नहीं है। इसमें जो डेटा जनरेट होगा तभी जनरेट होगा जब कोई स्टूडेंट का डेटा आएगा। स्टूडेंट आएगा तो कोर्स सेलेक्ट करेगा, अगर स्टूडेंट नहीं आएगा तो कोर्स सेलेक्ट भी नहीं करेगा वो।
तो इसका मतलब डेटा दैट इज अवेलेबल इन स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट टेबल, तो वो उन पर डिपेंड करते हैं। तो इसी वजह से उसके अंदर हमने जो एट्रीब्यूट्स लिखे हैं वो उन्हीं के लिखे थे। एक मैंने लिखा था आईडी जो कि ये वाला है, और दूसरा मैंने लिखा था सब्जेक्ट आईडी जो कि ये वाला है। तो अगर स्टूडेंट नहीं है तो कभी भी कोई स्टूडेंट कोर्स रजिस्टर नहीं करेगा बाहर। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो कभी भी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका कि इस टेबल में कभी भी डेटा आ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे दोनों टेबल में डेटा आएगा, स्टूडेंट में भी आएगा, सब्जेक्ट में भी आएगा, और उनमें से कुछ स्टूडेंट उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ डेटा आना शुरू हो जाएगा। तो इस मीन कि ये जो टेबल है, दिस वन इज अ डिपेंडेंट टेबल, डिपेंडेंट टेबल है, जिसको हम कह सकते हैं एक नज़र में आप ये भी कह सकते हैं इसको कि ये जो टेबल है चाइल्ड टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है, जबकि स्टूडेंट का टेबल मास्टर टेबल है, सब्जेक्ट का टेबल मास्टर टेबल है। यानी मास्टर टेबल में डेटा होगा तभी चाइल्ड में डेटा आएगा, अदरवाइज चाइल्ड में डेटा नहीं आ सकता। अच्छा, एक एक्सक्यूज मी सर, सर वो जो आपने सेकंड टेबल हमारा सेकंड टेबल जनरेट किया था वो डिपेंडेबल टेबल है जिसमें सब, या फिर जो फर्स्ट टेबल आपने जनरेट किया है वो डिपेंडेबल डिपेंडेंट है, यानी स्टूडेंट टेबल भी मास्टर टेबल है और सब्जेक्ट टेबल भी मास्टर टेबल है, दोनों इंडिपेंडेंट है। यानी यस स्टूडेंट का डेटा डालने के लिए सब्जेक्ट का डेटा डालना जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट हो या ना हो, आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। द सेम वे सब्जेक्ट का डेटा डालने के लिए स्टूडेंट का डेटा डालना जरूरी नहीं है। इट मीन कि दोनों इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट की भी और सब्जेक्ट्स की भी, दोनों इंडिपेंडेंट। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है दैट मीन दोनों मास्टर है, सिंपल। और इनका डिपेंडेंट कौन है? ये थर्ड टेबल जो है स्टूडेंट सब्जेक्ट के नाम से बना है। इसका डेटा उस वक्त आएगा जब स्टूडेंट का डेटा होगा, जब सब्जेक्ट का डेटा होगा। इफ देयर इज नो सब्जेक्ट डेटा देन देयर नेवर बी अ डेटा इन स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल। लेकिन जब उसमें डेटा होगा तो फिर वो डेटा यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये मैंने, क्योंकि मैंने कहा कि ये डिपेंडेंट टेबल है, इसका डेटा अपना नहीं है, तो यहाँ ऑटो नंबर नहीं लग सकता। ऑटो नंबर हमेशा कहाँ लगेगा? मास्टर टेबल में, जो स्टूडेंट का है या सब्जेक्ट का है। लेकिन वो दोनों क्योंकि न्यूमेरिक फील्ड है तो वो हमें फिर यहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड ही बनानी है, लेकिन वो सिंपल होंगी, वो ऑटो नहीं होंगी, इसलिए मैं दोनों को सिंपल कर दूँगा। तो ये दो फील्ड इसमें है, दोनों ही बननी थी। उसके बाद वो सेव कर दें, मिस कर दें, ये मेरा डेटा सेव हो गया। अच्छा, सर यहाँ सेव करने के बाद हमने क्लोज करना है? हाँ, सेव करके क्लोज कर दें। क्लोज करने का मतलब ये है कि मुझे भी जरूरत नहीं है इसकी। जब कभी आपको दोबारा जरूरत पेश आएगी, आप दोबारा से इस टेबल पे राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में आ जाएं, फिर खुल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये सारे टेबल Okay. एक्टिव खुले होंगे आपके सामने, ये देखें, ये चीज़ हो जाएगी। फिर आप चाहें तो इस पर आ जाएं, इस पर आ जाएं, इस पर चले जाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपके बहुत सारे टेबल्स होंगे तो यहाँ पे टैब्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो फिर आपको इन टेबल्स को क्लोज करना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट जो भी और भी है वो क्या है? वो है अबाउट प्राइमरी की। जैसे हमने मेरा ख्याल लास्ट डिस्कस भी किया था कि वो की जिसके थ्रू आप डेटा एक्सेस करेंगे किसी टेबल में से, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। यानी स्टूडेंट के टेबल में से मैं किस की को यूज़ करके, किस फील्ड को यूज़ करके डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। क्या मुझे ए से डेटा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ए तो कई लोगों की 20 होगी, तो 20 से तो मुझे कभी भी कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ से डेटा नहीं मिल सकता, बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम होगी। आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर से मिल सकता है, लेकिन आईडी कार्ड नंबर यहाँ है नहीं। फ़ोन भी यूनिक होता है, फ़ोन से मिल सकता है, लेकिन सम टाइम फ़ोन क्योंकि मुश्किल हो सकता है, उसको याद रखना मुश्किल हो सकता है। तो सबसे जो इजी वे है टू एक्सेस दिस डेटा इज़ आईडी, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी से डेटा एक्सेस किया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से स्टूडेंट आईडी इज योर प्राइमरी की। और ये हमेशा
बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस है आपकी आईडी की फील्ड को प्राइमरी की बना देता है खुद ही। ये देखिए ये की नजर आ रही है आपको बनी यहाँ पे, दिस की इंडिकेट्स दैट कि दिस आईडी फील्ड इज अ प्राइमरी की। लेकिन अगर फर्स्ट करें ये नहीं बनी हुई, मैं फर्स्ट करें ऐसे टेम्परेरी तौर पर इसको बना देता हूँ, ये फर्स्ट का ये रॉन्ग लगी है सपोज या नहीं है, अब मुझे इसको प्राइमरी की बनाना आईडी को, क्योंकि आईडी ही प्राइमरी की होना चाहिए ना। तो आप इस पे इसके आईडी के इस लेफ्ट साइड पे जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, इस स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन आएगी प्राइमरी की, और प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, मल्टीपल प्राइमरी की कभी नहीं बनेगी। अब मैं किसी और कॉलम को अगर प्राइमरी की बनाता हूँ ना, तो पिछले वाली खुद ही खत्म हो जाएगी, देखेंगे वो खत्म हो गई। तो प्राइमरी की कभी भी दो कॉलम्स नहीं होंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की हमेशा एक होगी। तो इसी तरह से अगर स्टूडेंट को देखें, सॉरी सब्जेक्ट को देखें, तो इसमें देखिए आईडी इज़ अ प्राइमरी की, तो ऑलरेडी वो डिफाइन है प्राइमरी की, तो ठीक है। सब्जेक्ट में आ जाएं तो इसमें देखें थोड़ा सा इशू है ज़रा, राइट क्लिक करें डिज़ाइन व्यू में आ जाए। अब यहाँ पे प्राइमरी की आईडी नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ प्राइमरी की आईडी बना दूंगा तो होगा क्या, एक स्टूडेंट सिर्फ एक बार ही एक बुक लेके जा सकता है, उसके बाद दोबारा बुक नहीं लेकर, यानी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता दोबारा। एंड जिस किसी स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब जब दोबारा कभी भी जिंदगी में ये सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, और एक ही कर सकता है। तो इस माने कि इसको तो हम आईडी बना नहीं सकते, इसको प्राइमरी की बना नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो नहीं होगी। तो आप इस पर इसी प्राइमरी की के ऊपर राइट क्लिक करें और इसको दोबारा सेलेक्ट कर दो, ऑफ हो जाएगी। अब प्राइमरी खत्म हो गई, इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है, इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है। इसको ऐसे सेव कर देंगे। इसका कुछ आगे इसका एक और हल सोल्यूशन है प्राइमरी की बनाने का, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर रहा आपके सामने ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए सिंपल यही करेंगे, हम इसको इसकी प्राइमरी की ऑफ कर देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। अच्छा देखिए ये प्रॉब्लम आ गई है। होता ये प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनल डेटाबेस में विदाउट प्राइमरी की हम किसी टेबल को सेव नहीं कर सकते। इसका जो चीज़ मैं अभी लीव करना चाह रहा था उसको मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं पहले तो ये करता हूँ, इस जो जो इसने कॉलम डाल दिया है हम इसको डिलीट करते हैं पहले तो। अच्छा एक होती दो, हम प्राइमरी की दो तरह की है, एक होती है सिंपल, सेकेंड होती है कंपोजिट। प्राइमरी की that use only one attribute as a access point, यानी अगर आप प्राइमरी की बनाते हैं और वो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट के थ्रू डेटा एक्सेस कर सकती है, उसको सिंपल प्राइमरी की कहेंगे। बट इफ वन प्राइमरी की choose multiple columns to access the data, यानी अगर मुझे किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल कॉलम चाहिए हो, दो या तीन कॉलम को यूज़ करके डेटा एक्सेस कर सकते, जैसे कि अगर बैंक में चले जाएं तो बैंक में अगर आपने लॉकर ओपन करना हो तो उसमें डबल की लगती है, अगर आप की लगाएंगे लॉकर नहीं ओपन होगा। बैंकर जो वहाँ पे है वो अकेला की लगाएगा तब भी लॉकर ओपन नहीं होगा, जब दोनों की एक साथ इकट्ठी लगाएंगे, वो भी लगाएगा अपनी की, ये भी लगाएगा, तो फिर लॉकर ओपन होगा। तो दैट लॉक इज कॉल्ड कंपोजिट लॉक। एनी लॉक विच इज accessed by using multiple keys, multiple columns, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट और
स्टूडेंट सब्जेक्ट का टेबल है, इसमें ये जो दो फील्ड्स हैं, सब्जेक्ट नेम और ये हमने कल उल्टा दिया था, सॉरी टेबल तो ये था, मैं सेव उधर कर दिया। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। कंपोजिट प्राइमरी की कैसे बनाते हैं कि आपने दो कॉलम्स को सिलेक्ट करना या तीन को सिलेक्ट करना, इसके कंट्रोल की प्रेस करेंगे, देख लें इस तरह से दो कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब आप करेंगे राइट क्लिक एंड सेलेक्ट प्राइमरी की, तो ये देखें दोनों पे लग गई थी। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे डबल की लगी, डबल नहीं है, ये है सिंगल, सिंगल की है, लेकिन ये दोनों को ही यूज़ करती है तो चलती की। अगर आप कभी भी मुझे फर्ज करें किसी, इसका आसान सा आंसर ये है, अगर कोई मुझे पूछे आपसे कि बताएं कि मैं कोई फलाना स्टूडेंट है, उसके कितने कोर्सेज हैं, ठीक है, या वो कोर्स डिटेल पूछना चाह रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा, या सपोज करिए किसी स्टूडेंट है, उसने किसी कोर्स में कितने मार्क्स लिए हैं, या आपने स्टूडेंट नंबर 2 है, उसके इंग्लिश के 80 मार्क्स हैं, तो जब तक क्वेश्चन करने वाला बंदा स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी नहीं बताएगा, तो ये मार्क्स की डिटेल नहीं पता चलेगी उसे। यानी अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मुझे बताएं कि स्टूडेंट नंबर 2 के इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं या कितने मार्क्स हैं, अब इंग्लिश का हमें कोड ही नहीं पता, तो जब तक हमें इंग्लिश का कोड नहीं पता होगा तो हम इंग्लिश के मार्क्स फाइंड नहीं कर सकते। हम खाली लिखेंगे वहाँ पे, अगर 2 लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, हमें 7 सब्जेक्ट का कोड बताना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि कोई डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हैं, बताएं उनके नंबर कितने हैं, वो आपसे पूछेगा कोई कि भाई ताए इंग्लिश के तो पता चल गया आपको, लेकिन इसमें वो स्टूडेंट का आईडी क्या है जिसका मार्क्स पूछना चाह रहे हैं आप, तो जब तक वो आईडी नहीं बताएगा उसको इंग्लिश के मार्क्स नहीं पता चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम दिस टेबल, यू मस्ट प्रोवाइड बोथ ऑफ द कीज। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आईडी क्या है, स्टूडेंट आईडी क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आईडी क्या है। जब तक दोनों चीज़ें हम नहीं बताएंगे उस वक्त तक डेटा एक्सेस नहीं होगा। जी स्टूडेंट को क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई हमने टेबल्स बना लिए हैं, तो टेबल्स बनाने में कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताएं मुझे। सर जो हमने ये कंपोजिट की बनाई है, उसमें हमने जो स्टूडेंट सब्जेक्ट वाला टेबल था, उसमें हमने सिर्फ दोनों को सेट करके राइट क्लिक करके प्राइमरी की पे किया था ना सिलेक्ट। स्टूडेंट नहीं, सब्जेक्ट की टेबल की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट सब्जेक्ट की टेबल पे कंपोजिट की बात कर रहा हूँ, वो कैसे बनाएंगे, कैसे क्योंकि बनाइए सेट किया उसमें ये करना कि आपने एक टेबल को, एक पहली को रो को क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, जैसे जी। सपोज अभी ये खत्म कर देता हूँ, खत्म हो गई। अब आपने की बनानी है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं एक को सिलेक्ट करूँगा तो एक ही सिलेक्ट होता है ना, ये देखें ये एक ही सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर आपने दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल का बटन प्रेस करके फिर क्लिक करना है। अब देखिए 2 सिलेक्ट हो गए, ठीक है, यानी इस वक्त मेरे दोनों कॉलम सिलेक्टेड हैं, यानी ये भी ग्रे है, ये भी ग्रे नजर आ रहा है, दोनों ग्रे नजर आ रहे हैं। अब इसी हालत में मुझे कंट्रोल का बटन फिर प्रेस किए रखना है और राइट क्लिक करना है, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है आपने और राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की ऑप्शन आएगी, सेलेक्ट करना है। एक और भी तरीका कर है,
select both of them and click here, ये प्राइमरी की ये भी लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको डिज़ाइन टैब में आना पड़ेगा अगर ये ओपन नहीं है तो, ठीक है, ये एक मसला होगा। इसलिए जो है ना ऑप्शन कि आपको ठीक होगा सर, लग गई समझ। तो ये हम राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके सर जो स्टूडेंट आईडी है, मतलब कि जिसमें अल्फाबेट्स और ये नंबर्स वगैरह भी होते हैं, वो हमारे नंबर है या फिर ऑटो नंबर है? अगर तो मैनुअली नंबर रखना है तो फिर नंबर लिखेंगे, लेकिन अगर आप जैसे हमारे यूएमटी में है, ठीक है, तो यूएमटी का केस अगर हम लेते हैं तो उसमें वो नंबर नहीं होगा, उसमें फिर हम शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। उस नंबर में ठीक। करके भी आ रहे हैं, उसमें कुछ डिजिट्स भी यूज़ हो रहे हैं स्पेशल, तो वो सिंपल नंबर नहीं है। जैसे आपका लिखा होता है F213 लिखा हुआ है या 219 लिखा हुआ है, तो F या S जो है ना वो किसी सेमेस्टर के या किसी को रिप्रेजेंट, फॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। S जो है समर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये F और सर S ये की ऑटो नंबर क्या होता है? ऑटो नंबर का ये मतलब है कि जब आप इसमें पहला रो डालेंगे ना उसका नंबर 1 होगा बाय डिफॉल्ट, तो जब सेकंड डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस वाली फील्ड में आपको खुद से एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री ऑटोमेटिकली होती जाएगी सिस्टम के थ्रू। ठीक है बात। सर ये लेक्चर अपलोड कब होगा एलएमएस पे? ये इंस्टॉल मैं आज कर दूंगा शाम तक। ठीक होगा सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक बात है, जब आप प्राइमरी की सिलेक्ट करते हो तो कंपोजिट सिलेक्ट नहीं होती, जब कंपोजिट सिलेक्ट हो जाती हैं दोनों तो प्राइमरी की नहीं सिलेक्ट होती। प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो कंपोजिट खत्म हो जाती है, अगर कंपोजिट सिलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी की खत्म हो जाती है। हाँ देखो उसका तरीकाकार मैंने बताया अभी, उसका तरीकाकार ये है कि सपोज करें कि ये मेरा टेबल है, अगर मैं सिर्फ एक पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा और प्राइमरी की लगाऊंगा तो वो देखिए पिछले खत्म हो गई। अब अगर मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, प्राइमरी की लगाता हूँ, सिर्फ एक पे लग रही है, अगर दूसरे पे करता हूँ तो ये खत्म हो जाती है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों रोज को एक साथ सेलेक्ट करना है। जब एक पर क्लिक करेंगे तो एक तो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, दूसरी कैसी करनी है, ये सेलेक्ट हो गई। अब कंट्रोल की प्रेस करनी है, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की है एक, उसको प्रेस किए रखें और यहाँ क्लिक करें। तो अब देखें दोनों सेलेक्ट हो गए, दोनों ग्रे हो गए। जब दोनों ग्रे हों अगेन आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है और फिर राइट क्लिक करना है। अब ऑप्शन आ गई प्राइमरी की। अब इसको सेलेक्ट करें तो ये कंपोजिट की लग गई। देखें ठीक है, पॉइंट इस चीज़ को समझ आइए आपको कैसे किया मैंने? जी सर, अभी तक यस तो सर। समझ, साथ साथ ही बना लिया था। तो बस देखें दो शॉर्ट सी चीज़ें इसमें। नंबर 1 इज क्रिएट टेबल, दैट विल क्रिएट अ ब्लैंक टेबल, अनडिफाइंड टेबल। उसके बाद उस टेबल पे करेंगे राइट क्लिक एंड क्लिक डिज़ाइन व्यू एंड राइट द नेम ऑफ द टेबल, जो भी टेबल का नेम रखना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे टीचर लिख रहा हूँ एंड प्रेस ओके। तो दिस विल सेव योर टेबल, ये टेबल सेव हो गया। उसके बाद हमने डिफाइन करने इसके एट्रीब्यूट्स, इसमें एट्रीब्यूट आईडी है, टीचर नेम है, ठीक है, जो भी है लिखना चाह रहे हैं। फिर उसकी डेटा टाइप, ये शॉर्ट टेक्स्ट है क्या है, एड्रेस है, ठीक है, उसकी शॉर्ट टाइप। तो जब आप ये डिफाइन कर लें तो उसके बाद इसको कंट्रोल एस प्रेस कर दें, सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो गया मेरे कॉलम्स। इतना सा काम है। और दूसरा थर्ड लास्ट वन इज प्राइमरी की, कि किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो उसके आईडी उस कॉलम के ऊपर जहाँ पे उसकी साइड पे जो लेफ्ट साइड पे एक एरिया नज़र आ रहा है ये वाला ग्रे सा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी लगी हुई थी इसलिए वो ऑफ हो गई है। दोबारा से करेंगे तो ये प्राइमरी की लग गई।
ठीक है, तो ये प्राइमरी की लगा सकते हैं इसमें से। दिस वन इज सिंपल प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की लगानी है तो क्या करेंगे, पहले एक को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल की प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। फिर अगेन कंट्रोल प्रेस करके ही राइट क्लिक करेंगे और प्राइमरी की क्लिक करेंगे, तो देखिए डबल प्राइमरी की लग गई। लेकिन क्योंकि इसमें हमें सिंपल ही चाहिए तो इसलिए हम आईडी पे ही क्लिक करेंगे पहले।